बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर केमिकल रिएक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं है। ठीक है, बच्चों के डाउट्स होते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, वहां पे रिएक्शंस आते हैं और रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कभी कभी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, और आते भी है बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए हमें बैलेंसिंग जो है ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों को बहुत डाउट है सर ऐसा कुछ बताओ, ऐसे कुछ तरीके बताओ जिससे सारी बैलेंसिंग जो है ना हम केमिकल रिएक्शन की कर ले। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो बस पूरा अंत तक देखना है। फिर आपकी बैलेंसिंग के सारी डाउट जो है ना खत्म हो जाएंगे और कोई भी केमिकल रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो चले सिखाएं आपको कि कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, बिना बैलेंस के काम नहीं चल सकता क्या? तो इसके लिए जो है ना एक लॉ पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में, यानी केमिकल रिएक्शन का एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतना तो पता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज की लिस्ट दी गई है। ठीक है, पीछे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं केमिकल रिएक्शन पे, आप वो जाके वॉच कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और जो भी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं ना बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, फालतू की चीज आ गई है, बैलेंस करना पड़ता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें। लेकिन बच्चों बहुत जरूरी है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी रिएक्शन को एक लॉ फॉलो करना पड़ता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। वैसे यहाँ पे भी होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ध्यान से समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक लॉ होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical reaction, that is the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझना कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, हमें पता है केमिकल रिएक्शन होगा तो एक तरफ रिएक्टेंट होगा एक तरफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो हमने लिया 200 ग्राम पानी। ठीक है, 200 ग्राम हमने वाटर लिया है और 100 ग्राम हमने लिया है चीनी। दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितने ग्राम का होगा? 300 ग्राम का होगा। कितने ग्राम का होगा? 300 ग्राम का। ना एक कम ना एक ज्यादा, एकदम एक्यूरेट 300 ग्राम। क्योंकि 200 ग्राम क्या था उसमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर था, और 100 ग्राम क्या था? शुगर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 300 ग्राम बनेगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जितना रिएक्टेंट हम लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर हम 200 ग्राम यानी कि या फिर 20 ग्राम कोई दो रिएक्टेंट ले रहे हैं और उससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो 40 ग्राम का होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। और एक और चीज, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, जैसे मान लो एक ए है और हमारे पास है बी। ठीक है, एक ए है और दूसरे क्या है? बी। ये दोनों ही रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट रिएक्टेंट आपस में होते हैं कंबाइन तो बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा कि इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, इसका जो सम होगा, टोटल मास जो इसका होगा इसके टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, इसे वो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है कार्बन। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2। ठीक है, अब ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में देखें तो कार्बन है जिसका मास होता है 12 ग्राम,
और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 ग्राम। क्योंकि दो एटम है यहाँ पे तो दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस का 32 इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, अगर ग्राम है तो ग्राम, अगर एक एक एटम है तो एमयू में आ जाएगा। दूसरा अगर देखें यहाँ पे कार्बन का कितना है 12 और ये कितना है 16 इंटू का 2 12 प्लस का 32 इक्वल टू कितना आ गया 44 ग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे 44 ग्राम के बराबर है। रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बैलेंस है। चेक कर लेते हैं, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम, ऑक्सीजन का दो एटम। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है बैलेंस है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सोडियम ले लूं प्लस का क्लोरीन ले लूं और इसका रिएक्शन करा के मैंने NaCl बना दिया, नकल बना दिया यानी कि सॉल्ट बना दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है अप्रोक्सीमेट 35.5 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 35 ले लेता हूँ। तो 70 प्लस का 23 इक्वल टू 93, कितना गया 93 ग्राम। वही मैं यहाँ पे ले लूँ 23 प्लस का 35 इक्वल टू 58 ग्राम। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में जो मास था उस प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है ना बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट साइड जितना होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। इसीलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। ये हमेशा किसके बैलेंस फॉर्म में होगा और कैसे होगा, कैसे ये दोनों बराबर होंगे? तो यहाँ पे देखो दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि अब ये तो हो गया 46 और ये हो गया, यानी कि ये जो बनेगा हमारे पास अब नेट बनेगा, अब जो न्यू बनेगा हमारे पास वो कितना होगा 46 प्लस 70 116 ग्राम। ठीक है, अब इस साइड में देखें ये भी हो गया 43 46 और ये भी हो गया 70। अब ये हो जाएगा 46 प्लस का 70 इक्वल टू 116, बराबर आ गया, इक्वल आ गया। इसलिए बैलेंस करना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन? ठीक है, टू स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को फॉलो कराने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और कभी भी रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कि बैलेंस करें कैसे। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एक रिएक्शन है, तुझे ना देखो तो आपको दिख रहा होगा एक रिएक्शन है जिंक यानी कि Zn जब H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। जिंक Zn जॉन जब रिएक्शन कर रहा है किससे? H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से जब जॉन रिएक्शन करती है तो बनाती है ZnSO4। क्या बनाती है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस का यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, यानी कि गैसेस स्टेट में एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि रिएक्शन बैलेंस, सबसे पहले काम होता है कि रिएक्शन को ये देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर वो ऑलरेडी बैलेंस होगा तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे Zn रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, Zn है, H है, S है, O है। तो यहाँ पे देखा हमने Zn कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। सबसे पहले क्या करना है, इस रिएक्शन के बीच में एक लाइन खींचना है, इधर लिखना है प्रोडक्ट साइड RHS और इधर लिखना है LHS। ठीक है, प्रोडक्ट साइड क्या होगा राइट हैंड साइड और रिएक्टेंट साइड क्या होगा LHS लिख देना है। जो भी एलिमेंट इधर होगा उसको लिख लेंगे, जो भी एलिमेंट इधर होगा उसको लिख लेंगे। फिर देखेंगे इसमें एलिमेंट में कितने एटम्स है। तो यहाँ पे जिंक का एटम है कितना 1, यहाँ पे जिंक का एटम है कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है कितना 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, यहाँ पे एस का एटम कितना है 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो तुमने देखा कि जिंक इतना यहाँ पे जितना है उतना ही इधर भी है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड के जितने भी एटम्स है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड के जितने भी एटम्स है दोनों आपस में बराबर है। इसलिए ये रिएक्शन जो ना ऑलरेडी बैलेंस होगा। क्या होगा? ऑलरेडी बैलेंस होगा।
ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। एक और रिएक्शन मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है सोडियम, तो कहाँ चला गया रे बाबा, ठीक है, एक रिएक्शन में करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास है सोडियम प्लस का ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके बनाता है सोडियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं Na2O। क्या कहते हैं? Na2O। अभी कुछ बच्चों को डाउट आते होंगे कि सर Na2O ही क्यों आया, NaO2 आना चाहिए था, NaO आना चाहिए था। तो बच्चों इसके लिए ना एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे किसी कंपाउंड को बनाया जाता है, ठीक है, कैसे आप किसी भी कंपाउंड को या कैसे भी कोई भी किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला आप खुद से बना के खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इंतजार कीजिए, वीडियो जल्दी आने वाला है, आपको पता चल जाएगा कैसे भी हम कैसे किसी कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सिंपली एक लाइन खींचना है, ये है रिएक्टेंट साइड LHS और ये क्या है RHS, ठीक है, ये हो गया LHS, ये क्या हो गया RHS। अब LHS में देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, सोडियम है, ऑक्सीजन है, यहां पे क्या है सोडियम है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सोडियम के कितने एटम है ये देखना है। तो सोडियम के एटम है यहाँ पे एक, ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे दो, फिर सोडियम के एटम कितना है यहाँ पे दो, ऑक्सीजन के एटम कितना है वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के बराबर करना है। सोडियम एक है यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है एक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले ये करेंगे, या तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे, या तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे, या तो इसको दो से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बराबर कर दे। मतलब हमें क्या करना है, सोडियम यहाँ पे दो होना चाहिए तो इधर दो होना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है एक है, यानी कि उसको दो होना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को अगर टू करना है तो वन में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन में हमने क्या कर दिया टू से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, दोनों बराबर हो गया। बट यहाँ पे ध्यान के रखना है कि जब भी ऑक्सीजन में हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो हमने यहाँ पे किया समझाने के लिए, बट यहाँ पे जब रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कंपाउंड के पिछू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में, तो उसको इस कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन क्या है सोडियम के साथ है तो मल्टीप्लाई पूरे में होगा। अब ये जो टू है इसके पिछू हमने यहाँ पे कर दिया टू, ठीक है, दिख रहा है, टू से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई इस कंपाउंड के जस्ट बिफोर, उसके जस्ट पहले करना है, टू से मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे होगा, जो भी तुम मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे वही यहाँ पे करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि सोडियम में भी वो मल्टीप्लाई हो गया, तो सोडियम कितना हो जाएगा टू यानी कि फोर। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे चार है और सोडियम यहाँ पे एक है, कोई बात नहीं, अकेला है तो इसको भी चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार इधर चार इधर। अब यही जो चार है ये सोडियम के जस्ट पिछू करेंगे, यहाँ पे पिछू लगा देंगे चार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सोडियम कितना हो गया चार, सोडियम कितना हो गया चार, ऑक्सीजन कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है दो, हैंस प्रूव्ड, है ना। अब हो गया ये क्वेश्चन बराबर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचना है, इधर जो भी एलिमेंट होंगे उसको इधर लिखना है, इधर जो भी एलिमेंट होंगे उसको इधर लिखना है, ठीक है। सबसे जो भी एटम्स होंगे उसको इक्वेट करना है, ठीक है, बराबर करना है। एक और देखते हैं, इसमें अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। नेक्स्ट, कहाँ गया रे बाबा, इधर है। अब हमारे पास एक रिएक्शन है Fe plus H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, यानी कि जब आयरन रिएक्शन कर रहा है किससे, वाटर से, तो जब आयरन रिएक्शन करता है वाटर से तो पता है ना क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, उस पर जंग लगता है, ठीक है। तो बनाता है Fe3O4, Fe3O4 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं बाबा, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जब आयरन H2O से रिएक्शन करता है, यानी कि जल से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो
Fe3O4 बना रहा है प्लस H2 बना रहा है, तो हमें इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। इसको मत देखो, इसको इससे भी आसान तरीके से सिखाता हूँ। अभी हमारे पास क्या है? Fe है प्लस का H2O है, Fe है प्लस H2O है। एक बार और सही से लिखता हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास क्या है? Fe है प्लस का H2O है, और ये मिलकर बना रहा है Fe3O4 प्लस का H2। क्या बताया था? एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है इनके बीच में। इधर जो रिएक्टेंट साइड में है उसको इधर लिख लेंगे। Fe है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास। इस साइड में क्या है? Fe है हमारे पास, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है हमारे पास, और ऑक्सीजन है हमारे पास। इधर देखेंगे Fe कितना है, Fe के एटम्स कितने हैं? तो Fe के एटम्स है हमारे पास कितने हैं? बताओ ना। एक है। हाइड्रोजन के इतने एटम कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन के इतने एटम कितने हैं? वन है। इस साइड में देखें, Fe के एटम कितने हैं? थ्री है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? फोर। ठीक है, अब यहां पे तो सर ना आयरन बराबर है ना ऑक्सीजन बराबर है। चलो हाइड्रोजन तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो दो दो इक्वेट करना है। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखो। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा एटम किसके हैं। Fe के हैं, हाइड्रोजन के हैं या ऑक्सीजन के? बताओ जरा फटाफट, मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फेरस में यानी कि आयरन में किसके एटम ज्यादा है? तो है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कितने हैं? चार। जीने के हैं चार दिन। किसके? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के चार एटम है, यानी कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही बराबर कर देते हैं, है ना। किसको इक्वेट कर दिया जाए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। अगर इधर चार है तो इधर भी चार होना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसके पास चार है तो इसके पास भी क्या होना चाहिए? चार होना चाहिए। ठीक है, तो चार चार। अब देखो, जैसे इस चार को यहाँ पे चार है। अब ऑक्सीजन को हमने चार से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे ऑक्सीजन किधर है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के जस्ट पिछो हाइड्रोजन भी है, लेकिन उसके जस्ट पिछो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? चार से, क्योंकि चार से मल्टीप्लाई किया हमने। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन में चार से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन फोकट में ही आठ, चार से मल्टीप्लाई होके आठ हो गया फोकट में। कुछ नहीं करना पड़ा इसको। अब जैसे ऑक्सीजन को हमने चार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हाइड्रोजन में भी तो मल्टीप्लाई होगा, वो भी तो उसी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो फोर से मल्टीप्लाई किया, आठ हो गया। अब जब हाइड्रोजन इधर आठ होगा तो उधर भी आठ करना है। अब इधर दो है तो इसमें भी चार से मल्टीप्लाई होगा रे बाबू, तो इसमें भी चार से मल्टीप्लाई होगा। सो सिंपल इट इज। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है, यही हाइड्रोजन यहाँ पे है, अगर इसमें चार से मल्टीप्लाई हुआ तो जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे क्या होगा? चार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बचा हमारे पास Fe, लोहा, आयरन। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया बराबर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया बराबर। अब देखो फेरस कितना है यहाँ पे? आयरन कितना है? तीन आयरन है, तो इधर आयरन कितना होना चाहिए? तीन। तो क्या करेंगे? सिंपली वन में क्या करेंगे? थ्री से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब इधर थ्री होएगा तो इधर भी थ्री होएगा, और इधर इधर थ्री होने के लिए हमने क्या किया? थ्री से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो जैसे ही अपने हमने यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया, यही थ्री का मल्टीप्लाई इधर भी होएगा पापा। ठीक है, अब लास्ट में क्रॉस चेक करेंगे कैसे। थ्री एफ ई, थ्री एफ ई, आठ हाइड्रोजन, फोर टू जा एट हाइड्रोजन, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, हेंस बराबर। आगे समझ में बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 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 मैं देता हूं खुद से। हमारे पास है, ये क्यों चला जाता है? नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम प्लस का HNO3 इक्वल MgNO3 होल टू प्लस का H2। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस HNO3 इक्वल टू MgNO3 होल टू प्लस H2। Mg से क्या है? मैग्नीशियम,
HNO3 से क्या है, नाइट्रिक एसिड। MgNO3 से क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। H2 से क्या है, हाइड्रोजन। इसको करना है हमें बैलेंस। ठीक है, हो जाएगा? अरे बताओ ना भाई, हो जाएगा? तो इसको रहने दो। तो फटाफट कमेंट में बताओ इसको बैलेंस करके। ठीक है, नहीं होता है तो ये भी बताओ क्यों नहीं हो रहा सर, दूसरी बार हम फिर समझाएंगे। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। बैलेंस करो फटाफट।